तो क्या मनी मैनेजमेंट एक कंपनी के ग्रोथ के लिए ही होता है? क्या आपके या मेरे लिए नहीं होता? क्या हमारी सेविंग्स की ग्रोथ के लिए मनी मैनेजमेंट हमको नहीं सीखना चाहिए? मनी मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के लिए मनी मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों कोई 200 करोड़ की कंपनी कुछ ही सालों में 1000 करोड़ की हो जाती है? क्योंकि वो अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा करती है। तो क्या मनी मैनेजमेंट एक कंपनी के ग्रोथ के लिए ही होता है? क्या आपके या मेरे लिए नहीं होता? क्या हमारी सेविंग्स की ग्रोथ के लिए मनी मैनेजमेंट हमको नहीं सीखना चाहिए? तो इसीलिए मैं आपके लिए मनी मैनेजमेंट लाया हूं। जनरली मनी मैनेजमेंट 3 स्टेप्स में होता है। उसमें सबसे पहला आता है बैलेंस शीट, उसके बाद में हमारा आता है एनालिसिस, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है कंट्रोल। जनरली क्या होता है कि हम जो है वो मंथ के एंडिंग में हमारी इनकम लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं, और फिर सेविंग्स लिखते हैं, और फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं, या फिर वो डस्टबिन में चला जाता है, या फिर वो एक डायरी में ही रह जाता है। मगर इससे हम एनालिसिस नहीं कर पाते। अगर आपको कंपनी की तरह एनालिसिस करना है, कंपनी की तरह ग्रोथ करनी है, अपनी सेविंग्स की ग्रोथ करनी है, जैसे कंपनी अपनी रेवेन्यू में ग्रोथ करती है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कंपनी की। कंपनीज क्या करती है कि हर एक मंथ का डेटा, हर एक क्वार्टर का डेटा और हर एक ईयर का डेटा वो एनालाइज करती है, और उसके बाद में उसका ग्रोथ होता है। तो हमें भी हर एक महीने मंथ की जो बैलेंस शीट है वो देखनी पड़ेगी, हर एक क्वार्टरली हमको देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमको एनालाइज करने के बाद हमको कंट्रोल करना पड़ेगा कि क्या हम कैसे हमारा एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं या कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं सेविंग्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज के बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले बैलेंस शीट क्रिएट करने की बारी आती है। कंपनी की बैलेंस शीट और हमारी बैलेंस शीट, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी हमारी बैलेंस शीट में 4 मेजर फैक्टर आते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा इनकम, फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस, फिर आता है हमारा सेविंग्स, एंड लास्ट में हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। इनकम में भी 2 प्रकार की इनकम आती है हमारी। उसमें सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल इनकम। एक्सपेंसेस में भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। अगर आप ये चीज सीखोगे तो आपको फ्यूचर में फायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप जॉब कर रहे हो तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इनकम के अंदर, फिक्स्ड इनकम के अंदर आएगा आपकी जो जॉब की सैलरी होती है वो, उसके बाद में रेंट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पे दी है और उससे जो आपकी इनकम आती है वो, उसके बाद में हमारा अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में आया, जैसे कि समझो आपके पास कोई असेट्स है आपके पास, वो आपने रेंट पे दिया है, जैसे कि आपने एक गाड़ी ली है और वो आपने रेंट पे दी है, और उससे मंथली आपको इनकम होती है, तो ये आपकी फिक्स्ड इनकम में आएगा। फिर वेरिएबल इनकम, वेरिएबल इनकम में हमारा आता है बिजनेसेस, इससे जो इनकम होती है वो, उसके बाद में बोनस, जो हमारे जॉब पे बोनस मिलते हैं वो, और उसके बाद है अदर इनकम। मगर ये वेरिएबल रही, वेरिएबल इनकम। जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपसे जो इंश्योरेंस का जो आपका पैसा आता है वो वेरिएबल इनकम में आता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, हर मंथ अलग अलग होता है। ये वन टाइप का बिजनेस ही होगा। तो इस हिसाब से आपको सब कैटेगरी बनानी है। उसके बाद में आप एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देखें हम तो आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस आएगा सबसे पहले। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आपका क्या आएगा, अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया है, प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है तो वो आएगी। उसके बाद में एक्सपेंसेस में हमारा ग्रोसरीज आएगी, फिर अदर एक्सपेंसेस, मगर फिक्स्ड हो गए। जैसे कि अगर आपका कोई बच्चा है या कोई वो ट्यूशन जा रहा है, वो कोई बच्चा आपका, तो वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आ गया। वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या आता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमारा शॉपिंग आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से आपको सब कैटेगरी करनी है।
मगर इधर जगह कम है इसलिए फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको है ना जॉब, रेंट, अदर इनकम, इस हिसाब से एक रो वाइज वर्टिकल में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सेविंग्स आ गया। सेविंग्स अभी क्या है कि समझो, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपकी जो फिक्स्ड इनकम है वो है अराउंड 50,000 और आपकी जो वेरिएबल इनकम है वो है अराउंड 10,000। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? 60,000। अभी क्या है, आप एक्सपेंसेस में देखो तो आपका एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो है 30,000 का है और वेरिएबल एक्सपेंसेस आप कर रहे हो 10,000 का, तो आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना हो? 40K। सिमिलरली आपकी सेविंग्स कितनी हुई इसमें से? 60 माइनस 40, 20K। अब क्या है कि जनरली है ना, आप अपना सेविंग्स का 30% या 40% बचा सकते हो, उससे ज़्यादा मत बचाओ, उसके ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर दो। ये आप इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग्स करो। अगर आपने मेरी सेविंग्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच इट और उसके बाद इधर आना, क्योंकि अगर आप सेविंग्स करोगे तो आप अपना लॉस ही कर रहे हो। उसके बाद में हमारी इन्वेस्टमेंट आई। अब इन्वेस्टमेंट में इधर 60% हम अभी लिख देते हैं, 60% हम डिप्लॉय कर देंगे, ओके। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहेगा 20 में से कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा? 60%, अराउंड 12,000। और जो हमारा 8,000 होगा वो हमारा सेविंग्स रहेगी, ठीक है। तो ये एक हमारा ओवरव्यू हमने एक एग्जांपल के साथ समझ लिया। अभी आप नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट मंथ में आप ऐसी बैलेंस शीट बनाओ, थर्ड मंथ में बनाओ और सभी को एनालिसिस करो कि आपकी वेरिएबल और वेरिएबल, ये दोनों चीजें ना, वेरिएबल इनकम, वेरिएबल एक्सपेंस, इसमें आप फोकस करो, क्योंकि आप फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे आप नहीं कम कर सकते वो, पर आप ये कम कर सकते हो, ये एक्सपेंसेस कम कर सकते हो वेरिएबल, या फिर आप अपनी वेरिएबल इनकम इंक्रीज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आपको क्या करना है। क्या आपको वेरिएबल इनकम इंक्रीज करनी है, क्या आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज करना है? मगर जनरली वेरिएबल इनकम ही इंक्रीज करने की, क्योंकि पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचने का, अगर आपको अमीर बनना है तो ये चीजें अगर आपने 3 मंथ का एनालिसिस किया, फिर आपको पता चल रहा है कि नहीं, मेरे ये शॉपिंग में मेरे सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं जो कोई काम की नहीं है, ट्रैवलिंग में बहुत जाते हैं, तो आपको वो कम करना हो तो वो कम करो। या फिर आप इनकम में आप देखो तो आप ऐसे देख सकते हो कि वेरिएबल इनकम में आप इंश्योरेंस की जो ग्रोथ है, आपकी इंश्योरेंस एजेंट हो तो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे इंश्योरेंस जो पहले कर पा रहे थे। पहले आप इंश्योरेंस से 50,000 कमाते थे, अब आप 30,000 कमाते, तो आप इंश्योरेंस पे फोकस करो कि कैसे मैं 30,000 से 1 लाख को ले जा सकता हूं, मेरी जो इंश्योरेंस की इनकम है उसको। तो इस हिसाब से आप बैलेंस शीट बनाओ, आप अपना एनालिसिस करो और आप अपना ग्रोथ देखो। इसका जो मेन फायदा है ना, वो क्या होता है पता है? कि समझो कि आप अभी समझो 1,000 रुपए बचा रहे हो और ईयरली एंडिंग पे आप 1,050 बचा रहे हो, मतलब एक साल में आपको ऐसा लगता है कि आपने 50 रुपए की ग्रोथ की, कि मैं अब लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल में 50 रुपए ज्यादा बचा रहा हूं, तो आप गलत हो, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे, आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। क्यों डिक्रीमेंट हो रहा है पता है? ये 1,000 का 50 रुपये इंक्रीज हुआ, मतलब आप 5% ग्रोथ आप अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो, मगर ये ग्रोथ नहीं है, ये 5% का लॉस है। समझो इन्फ्लेशन 10% इंक्रीज हुआ, तो आपको कमाने चाहिए 1,100 रुपये लास्ट ईयर को कम ओवर करने के लिए। अगर आप एक साल पहले 1,000 रुपये कमाते थे तो आपको अभी 1,000 रुपये कमाने चाहिए, मगर आप 1,050 रुपये कमा रहे हो, तो ये आपका ग्रोथ नहीं हुआ, ये आपका डिक्लाइन हुआ। अगर आप अपने जो पैसे है वो एक साल बाद, अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है और एक साल बाद आप यही चीज अगर 1,000 रुपये पहले बचा रहे थे और अभी 2,000 बचा रहे हो या फिर 1,200 बचा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मेरा ग्रोथ हुआ है। मगर ये आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपको ये सब रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। और अगर आपको ये